फिजिकल ज्योग्राफी को दोबारा से शुरू करते हैं। वी आर ऑन द फोर्थ हमारी क्लास है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो बेसिकली जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो सबको पता है वो कैसा अनइवन है ना, हर जगह से सेम नहीं है, डायनामिक है और उस पर बदलाव होते रहते हैं। तो ये देयर इज़ अ कॉन्टिन्यू मूवमेंट, और ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है। हमारे पास्ट में थोड़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही थी, अब थोड़ी सी कम धीरे धीरे हो गई है। लेकिन ऑफकोर्स हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसमें क्या है? मूवमेंट। वो जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स देखा था वो भी हो ही रहा है, ठीक है। अनइवन है, डायनेमिक है, भी समझ में आ गया। अब इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं? देखिए, ऐसी फोर्सेस जो इंटरनली ऑपरेट कर रही हैं, ऑपरेट विद इन द अर्थ कर रही हैं, उनको जनरली हम क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, और कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, जो कि जनरली बिल्टअप करने का काम करती हैं। क्रस्ट का तोड़ भी सकती है, बट वैसे नॉर्मली बता रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं वेरिएशंस लाती हैं आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट में इसके थ्रू, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करूँ तो उसका मतलब होता है ऐसी फोर्सेस जो कि बेसिकली इंड्यूस सनलाइट कर रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर, मतलब बेसिकली बाहर से, जो कि एक्सटर्नली वर्क कर रही है। एक्सोजेनिक भी इनको कहते हैं, और ये भी हमारी अर्थ की सरफेस पे काम करती हैं। जनरली ये वियर डाउन या डिग्रेड करती हैं रिलीफ एलिवेशंस को, एंड अपग्रेडेशन भी करती हैं। मतलब ये डिग्रेड अपग्रेड सब दोनों ही काम कर रही है, प्लस भी कर रही है, माइनस भी कर रही है, बोथ थिंग्स दे आर डूइंग, ठीक है। तो अब तक क्या समझ में आया कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है? हमारा अनइवन है। कैसा है? अनइवन है। अनइवन क्यों है? बिकॉज एक तो सबसे पहले तो मूवमेंट हो ही रही, कॉन्टिन्यूस जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स की हो रही है वो तो हो ही गई है। दूसरी चीज़ें और भी दो फोर्सेस भी काम कर रही हैं अर्थ के सरफेस पे। देयर इज अ एक्सोजेनिक एंड द एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब जो अंदर से कर रही है, सॉरी बाहर से कर रही है, जो कि इंड्यूस हमारा सनलाइट कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगी? प्लस भी कर सकती है, डिग्रेड भी कर सकती है, अपग्रेड भी कर सकती है, एंड अपग्रेड कहते हैं जिसको। एंड हमारा दैट इज एंडोजेनिक, जो जनरली इंटरनली काम कर रही है, और जनरली जो कि हमारा प्लस अपग्रेड करने का काम करती है। जनरली अपग्रेड करने का काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिग्रेड नहीं कर सकती। रिलीफ फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, रिलीफ इज समथिंग जो भी हमारा प्लेन ना हो, तो वियर डाउन थ्रू इरोजन। तो वो कैसे टूटता है? इरोजन के कारण है ना। जैसे पहाड़ है तो इस पर कंटिन्यूसली इरोजन हो रहा है। अरावली हिल्स है हमारी, उन पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है। इस वजह से वो क्या, उनका ग्रेडेशन हो रहा है। ग्रेडेशन का मतलब होता है चीज़ों का टूटना, बेसिक चीज़ है ना। आगे देखिए, वेरिएशंस ऑन सरफेस बाय बोथ, ठीक है। अब इस चीज़ में भी वेरिएशन है, एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक। तो एक्सोजेनिक को जनरली हम कहते हैं कि ये क्या है? लैंड वियरिंग फोर्सेस हैं। लैंड वियरिंग मतलब लैंड को तोड़ने वाली फोर्सेस हैं। वहीं पर एंडोजेनिक को हम जनरली क्या कहते हैं? लैंड बाइंडिंग फोर्सेस कहते हैं। जनरल टर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता कुछ और। सरफेस केयर में बात करूँ तो इंपॉर्टेंस क्या है? तो वैसे फालतू की चीज़ें हैं, ना पढ़ें तो भी काम चल जाएगा, सो वी कैन लीड इट, ओके। सो एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक जो मैंने पढ़ा था ऊपर, दैट इज हेयर। तो हमारी एक्सोजेनिक को हम क्या कह रहे हैं? दीज आर दी वियर, मतलब ये सरफेस को वियर डाउन करने वाली फोर्सेस हैं, और ये हमारी बेसिकली क्या है? बनाने वाली फोर्सेस हैं। ये क्या कर रही हैं? ये बना रही है ना, उसको बिल्ड कर रही है। बिल्डिंग, ये लैंड वियरिंग, ये लैंड बिल्डिंग। एक्सो इज लैंड वियरिंग और एंडो लैंड बिल्डिंग, ठीक है। बेसिक चीज़ है। आगे देखते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जो एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं बेसिकली, ये क्या करती हैं? कोई फिजिकल स्ट्रेस या कोई केमिकल एक्शन ऐसा करती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे कॉन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस बदलता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जियोमॉर्फिक। जियोमॉर्फिक सिंपल है, जियो मतलब अर्थ और मॉर्फिक का मतलब होता है बदलाव। तो जियो मतलब अर्थ के ऊपर कोई बदलाव आना, ऐसे प्रोसेसेस, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक कहते हैं। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण हो रहा है उसको एक्सोजेनिक प्रोसेस कह देंगे। दे आर जनरली वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। एंड एंडोजेनिक क्या होता है? जो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण आ रहा है, दीज आर डाइस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म। अब इसको बना लेना है, ठीक है। तो हमने क्या समझा? जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में क्या समझा? तो जनरली जियोमॉर्फिक प्रोसेस मतलब जो भी अर्थ के सरफेस पे बदलाव आना, दो कारणों से आ सकता है, दो प्रोसेसेस के लिए। तो एक तो हमारा एंडोजेनिक प्रोसेस है जो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होगा, देन इज एक्सोजेनिक प्रोसेस है जो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होगा। ये हमारे तीन है। कौन कौन से है? वेदरिंग है ना, मास इरोजन है, एंड हमारा सॉरी मास मूवमेंट एंड इरोजन होती है, डिपोजिशन भी यू कैन से, बट वैसे बता रही हूँ। एंड एंडोजेनिक में कौन कौन सा हमने देखा? डाइस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म। अभी इस चीज़ को बनाते हुए चलना है ना डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिपोजिशन, जो इरोजन करते हैं वहीं डिपोजिशन करते हैं, ये हमारे, और जो भी हमारे करते हैं जो इरोजन डिपोजिशन करते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक में तो अर्थ खुद ही कर रहा है ना, लेकिन एक्सोजेनिक को करने वाली, स्पेशली इरोजन डिपोजिशन को करने वाले ना कुछ एजेंट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स। क्या होते हैं? जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हेल्प कर रहे हैं उसको कराने में, तो उसको हम कहेंगे जियोमॉर्फिक एजेंट कहेंगे। सिंपल चीज़ है। एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जो नेचर है उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें जब मूवमेंट होती है, मोबाइल मूवमेंट होती है, तो कुछ भी तोड़फोड़ होती है, जो भी मान लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी का। ग्रेविटी जो है हमारी एक डायरेक्शनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटी एक डायरेक्शनल फोर्स है, एक डायरेक्शन में मूव करती है चीज़ों को, राइट। और वो स्ट्रेस भी कॉज करती है। जब ग्रेविटी फोर्स किसी पे लगातार काम करेगी तो स्ट्रेस डेवलप करती है वो, ठीक है, स्पेशली अर्थ के मटेरियल पे।
और ग्रेविटी हमारी वेव्स एंड टाइड्स को भी एक्टिवेट करती है। हमने करंट्स एंड विंड्स के बारे में पढ़ा है, राइट, ओशन करंट्स हुआ, ओशन विंड्स हुए, तो इनको भी बेसिकली एक्टिवेट करती है। तो बहुत सारे काम ग्रेविटी हमारे अर्थ के सरफेस पे कर रही होती है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स है, मतलब जो हर वक्त क्या कर रही है, काम कर रही है सरफेस पे, ऐसी एक फोर्स है, ठीक है। साथ देती है, किसका साथ देती है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स का भी, है ना। जब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वो परफॉर्म करते हैं तो उनमें भी उनका वो साथ देती है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, ग्रेविटी जो है अर्थ के सरफेस पे कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है, ठीक है। स्ट्रेस डेवलप करेगी, जो है ना, चीज़ों को एक डायरेक्शन में लेके जाएगी, बिकॉज एक डायरेक्शन फोर्स है, राइट। तो इस तरीके से वो, और इवन वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स की भी हेल्प करती है वाइल परफॉर्मिंग द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो बेसिक चीज़ है ना, इतना समझ में आप देख लीजिए। अब ग्रेडियंट क्या होता है, अभी 2-3 टर्म्स है जो हम समझ रहे हैं। तो देखिए, दो अपोजिट थिंग्स, ठीक है, दो अपोजिट थिंग्स का होना है, डिफरेंसेस का होना, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अब ये क्या है, अपोजिट चीज़ें हैं और डिफरेंस है। यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तभी क्या होती है, हमारी मूवमेंट ऑफ एयर होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑन द सरफेस। तो ये जो ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस है, इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपकी कोई भी मूवमेंट होती है। जनरली कहाँ होती है, हाई टू लो, मतलब कम ज़्यादा है कुछ चीज़ तो वो कम की तरफ मूव करती है ना। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो गर्म हवा ठंडी की तरफ चलेगी। जनरली ऐसा होता है ना, ऐसा ही तो हो रहा है ना, ऐसा ही तो हो रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो गर्म हो गया तो एक्सपैंड हो गया, तो वो ठंडे की तरफ चलेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सपैंड हुआ, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस ही नहीं रहा। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो ग्रेडियंट के कारण एंड ग्रेविटी के कारण क्या होता है, हमारे मूवमेंट होती हैं, और उससे भी कोई कहीं ना कहीं मूवमेंट होगी, और मूवमेंट से ही क्या आएगा, ये क्या कर रही है, हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स को सपोर्ट कर रही है। कैन से ये दोनों फोर्सेज जियोमॉर्फिक एजेंट्स को सपोर्ट करती है। तो ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट दोनों क्या है, हमारी हेल्प करती है जियोमॉर्फिक एजेंट्स को एक्ट करने के लिए, है ना। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट्स है, प्रायर रिक्वायरमेंट्स है। ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट क्या है, एक तरीके से प्रायर रिक्वायरमेंट हो जाती है हमारी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की होने में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पहले एंडोजेनिक प्रोसेसेस का समझ लेते हैं, तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेन समझ में आया कि फोर्सेस कौन सी थी। तो हमने समझ में आया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, जियो मतलब अर्थ की सरफेस पे कोई भी चेंज आ रहा है। चेंज दो तरीके से आ सकता है, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण एंड एक्सोजेनिक, ठीक है। जब एक्सोजेनिक आ रहा है तो उसकी हेल्प कौन कर रहा है, ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट कर रहा है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एंडोजेनिक फोर्सेस को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इस पे आएंगे अब, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेसेस में एनर्जी जो है एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अर्थ ही एनर्जी पुट कर रहा है। एनर्जी कौन पुट कर रहा है, अर्थ पुट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एंडोजेनिक जो है हमारी दैट इज ग्रेविटेशनल जो है मतलब हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सॉरी आई मीन एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा जनरेट होती है, ठीक है। एनर्जी जो है हमारी वो जनरेट होती है किस वजह से, मतलब अर्थ में अब जो एनर्जी आई वो आई कहाँ से, है ना। क्वेश्चन ये भी उठेगा। तो रेडियो एक्टिविटी जो हमने देखा था कि इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनकी न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और दैट इज कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, रोटेशनल एंड ओके। सो एंडोजेनिक प्रोसेसेस में जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, अर्थ में। लेकिन अर्थ में कहाँ से एनर्जी आई, तो सबसे पहला रेडियो एक्टिविटी, देन देयर इज अ रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शंस। अब ये किसके बीच में हो रहा है, एंड प्राइमोडियल हीट। तो रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन किसके बीच में हो रहा है, जो ये अंदर के पार्टिकल्स है उसके बीच में रोटेशन हो रहा है, इस तरीके से वो घूम रहे हैं, एंड जब वो घूम रहे हैं तो आपस में फ्रिक्शन भी कर रहे हैं, आपस में वो भिड़ भी रहे हैं, एंड दैट इज वाई और ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। एंड प्राइमोडियल हीट, जो अंदर की गर्मी थी, जो जब हमारा अर्थ बना था उसकी वजह से। तो 3 तरीके से बेसिकली हमारी जो अर्थ की जो है एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो जब एनर्जी हमारी आती है ड्यू टू द जियोथर्मल ग्रेडियंट, अब इसमें भी डिफरेंसेस होता है। अब ये कैसे है भैया, देखिए, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जियोथर्मल मतलब टेम्परेचर और ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। जब डिफरेंस होता है टेम्परेचर में तो हमारी जो एनर्जी है ये बाहर आती है। अब कैसे आती है, देखो, क्रिस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें डिफरेंसेस है। मतलब क्या, देखिए, पहले ये बात समझो कि हमारा अर्थ सरफेस है, हमारा अर्थ का क्रस्ट है, इसके नीचे क्या है, हमारा मैग्मा है, ठीक है। दिस इज मैग्मा, ठीक है। अब जो मैग्मा है, अच्छा, ये अंदर जो मैग्मा आया है, ये एनर्जी आई तीन चीज़ों की वजह से, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वजह से, रेडियो एक्टिव, है ना, साथ में जो हमारी प्री माइडियल हीट है उसकी वजह से आई है, जो ये पार्टिकल्स का फ्रिक्शन हो रहा है ना, फ्रिक्शन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, उसकी वजह से आई है। अब होता क्या है, जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हो सकता है ना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कम हो। इज दिस पॉसिबल, दिस इज़ वेरी पॉसिबल। तो यहाँ पे जहाँ टेम्परेचर जहाँ कम है, कम से हमेशा ज़्यादा की तरफ चलेगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। प्लस में ये तो मूवमेंट करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये थर्मल जो है ये हमारी मूवमेंट करी इस वजह से, जब ग्रेडियंट क्रिएट हुआ तो रोटेशनल से कन्वेक्शनल सेल्स हमने देखा था वो आए, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है जब ये मूवमेंट हो रही हो तो ऐसा हो सकता है कि
ऐसा हो सकता है कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट हो यहाँ से तो चलो मोटा हो, लेकिन यहाँ से शायद थोड़ा पतला हो, थोड़ा कमज़ोर हो। तो जब यहाँ पे प्रेशर पड़ा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा था तो वो झेल पा रहा था, लेकिन यहाँ पे पड़ा तो वो नहीं झेल पाया, इस वजह से वो क्या हुआ, बाहर निकल गया, फिर कोई ऐसी मूवमेंट उसने कर दी। तो वही कह रहा है, जब ये डिफरेंसेस होता है हमारी टेम्परेचर में, जियो थर्मल ग्रेडियंट में, तो क्रिस्टल जो थिकनेस है एंड जो स्ट्रेंथ है वो अलग होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। इसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एंड डिफरेंस क्रिएट करने से ही क्या इंड्यूस होते हैं, डाइस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म जो है वो इंड्यूस होते हैं। तो कैसे हो रहा है समझ में आया, एनर्जी कहाँ से आई ये समझ में आया, 3 तरीकों से हुआ क्या ये समझ में आया। आगे देखते हैं डाइस्ट्रॉफिज्म होता क्या है, जैसे प्रोसेस जहाँ पे मूव एलिवेट बिल्डअप होता है अर्थ का क्रस्ट, ठीक है, या फिर तो कोई मूवमेंट होगी या फिर वो अर्थ के क्रस्ट को एलिवेट कर देंगे, ऊपर की तरफ उठा देंगे, बिल्डअप कर देंगे, ठीक है। तो जब ऑरोजेनिक प्रोसेस, अब डाइस्ट्रॉफिज्म में ऑरोजेनिक होता है, ऑरोजेनिक का मतलब जब माउंटेन बिल्डअप होता है ना फोल्डिंग की तरफ, जब मैंने पढ़ा था कि इस तरीके से दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो इस तरीके से वो इस तरीके से कर देती है ना, माउंटेन्स को फॉर्म कर देती है। एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। क्या कहते हैं, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। आगे देखिए एपिरोजेनिक का मतलब है जब अपलिफ्ट या रैप होता है लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब देखिए जैसे कि ये था, अभी पूरे इस तरीके से इस पे चढ़ गया, समझ जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूरा अर्थ क्रस्ट बन गया, ठीक है, एलिवेट हो गया बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं हुआ। अर्थक्वेक्स होना, माइनर जो मूवमेंट होती है ना अर्थक्वेक, हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक्स की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होना, तो ये जो है जिससे कि फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स आते हैं जो कि फर्दर एक एनर्जी रिलीज करता है, तो अर्थक्वेक जो है वो आता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस भी कहीं ना कहीं बदलाव लाते हैं हमारे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में, एंड एक मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक भी करते हैं, और रॉक की फॉर्मेशन भी होती है इन्हीं सारी प्रोसेसेस की वजह से। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, देखो दोबारा से समझेंगे। एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर द प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस जिनकी फोर्स क्या है, एंडोजेनिक ही फोर्सेस हैं, जो कि क्या कर रही हैं, अर्थ के सरफेस से क्या कर रही हैं, वो अर्थ के सरफेस से क्या कर रही हैं, अर्थ मतलब अंदर से ही वो काम कर रही है, ठीक है। क्यों, बिकॉज अर्थ के अंदर एनर्जी है। अब अर्थ के अंदर एनर्जी कहाँ से आई, तो 3 तरीके से है। रेडियो एक्टिव मैंने बताया, जो फ्रिक्शन इन कोलिजन हो रहा है वहाँ से आई, और प्लस में जो प्रीमॉर्डियल हीट थी उससे आई, ठीक है। अभी एनर्जी तो है, ठीक है, अब समझ में आया। इसमें कन्वेक्शन सेल्स चल रहे हैं, तो थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अब थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं तो जहाँ पे क्रस्ट कमज़ोर होगी, जहाँ पे थिकनेस कम होगी, वहाँ से वो बाहर निकल सकता है, या फिर वहाँ पे वो ज़्यादा प्रेशर लगा देगा। अब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 चीज़ें क्या हो सकती हैं, या फिर तो डाइस्ट्रॉफिज्म हो जाए, या फिर हमारा क्या हो जाए, वॉल्केनिज्म हो जाए। वॉल्केनिज्म तो सिंपल ही कि वॉल्केनो निकल जाए। डायस्ट्रॉफिज्म का में भी अलग अलग मूवमेंट्स देखी हमने, कि हो सकता है कि इसमें जनरली क्या होता है, एलिवेट होता है, मतलब जस्ट एलिवेशन हो जाना, है ना, एलिवेशन या मूवमेंट हो जाना हमारे सरफेस का, ठीक है। तो अर्थक्वेक हुआ, है ना, और क्या देखा था हमने, दैट इज व्हाट वी कॉल ओरोजेनिक प्रोसेस, है ना, ओरोजेनिक में माउंटेन बिल्डिंग हुई, है ना, और हमने देखा था दैट इज एक और था जिसमें कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग हो रही थी, और क्या हमने देखा था, कोई अर्थक्वेक जब आएगा तो फॉल्ट या फ्रैक्चर का डेवलप होना, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या करवाएंगी, कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिज्म की कराते हैं, क्या कराती हैं, मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स कराती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक कुछ नहीं है, जब रॉक के ऊपर हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो वो अपनी जो है अपनी उसको चेंज कर लेता है, अपनी दैट इज फॉर्म को चेंज कर लेता है, उसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। बेसिक चीज़ें ये बताया, पूरी कहानी अभी तक यहीं चली है, ठीक है। ओके जी, आगे देखिए वॉल्केनिज्म में मैंने बताया कि मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा ऑन टू टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस के ऊपर आना, तो उसको मिसिल कह रहे हैं, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूँ, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की, तो ये डिराइव करते हैं एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अपने एटमॉस्फेयर से इनकी एनर्जी आती है। ग्रेडियंट्स जो है जनरली वो हेल्प करते हैं, हमने देखा था ग्रेडियंट्स एंड ग्रेविटी हेल्प करते हैं इनकी, तो वही चीज़ है। एनर्जी जनरली कौन देता है, सन। अल्टीमेटली सन किससे एनर्जी आ रही है, एनर्जी जो है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी आती है ना, जैसे हम बात करती है पर यूनिट एरिया, है ना, स्ट्रेस भी डिफॉर्म करते हैं, ठीक है। सरफेस पे हमेशा एक काम करती रहती है, ऐसी फोर्स है जो कि सेपरेटिंग फोर्स है ना, ब्रेक भी करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से वो क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है ना, अपनी तरफ खींच रही चीज़ों को, तो एक स्ट्रेस भी डेवलप करेगी। जो फोर्स है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी हो सकता है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्या होता है, प्रॉपर्टी जब मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी में चेंज आता है, टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन, मीटिंग, है ना। केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, जब हमारे केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, उस वजह से हमारा रॉक टूट जाए, तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस हो, केमिकल स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, इस जितने भी स्ट्रेसेस हैं, बेसिक रीज़न दैट लेट्स टू द इम्पैक्ट, दैट लेट्स टू, जिससे क्या होता है, विंड की वेदरिंग होती है, सॉरी, मास मूवमेंट और इरोजन को ये कराते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब दीज आर दी सपोर्टिंग एजेंट्स, ये खुद से एजेंट नहीं है, जियोमॉर्फिक एजेंट नहीं है, जस्ट सपोर्टिंग द जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, क्या समझ में आया।
क्या समझ में आया? तो जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो जनरली हमारे बाहर से हो रही हैं और इनका मेन जो अल्टीमेटली जो एनर्जी है उसको सन से मिल रही है। लेकिन जो और भी अदर फैक्टर्स हैं जो उसमें प्ले कर रहे हैं रोल, वो क्या है? हमारा मॉलिकुलर स्ट्रेस हुआ, केमिकल स्ट्रेस हुआ, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हुई, हमारा ग्रेडियंट हुआ, ये सभी सपोर्ट कर रहे हैं। दीज आर दी सपोर्टिंग एजेंट्स। और देखिए अदर जो इम्पैक्ट करता है ग्रेविटेशनल जो भी हमारे वो सॉरी जियोमॉर्फिक प्रोसेस को, वो है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। मतलब वो भी कंट्रोल करता है इन सारी प्रोसेस को। मतलब कैसा क्लाइमेट रहेगा वहाँ का, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट जो है कौन सा उस जगह पे एक्टिव होगा। जैसे मैं बात करूँ तो आप जैसे कि स्नो वाला एरिया है तो वहाँ पे जियोमॉर्फिक एजेंट वाटर या विंड काम नहीं आता है, वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसे जो हमारा डेजर्ट वाला एरिया तो वहाँ पे पानी वर्क नहीं करता, वहाँ पे सैंड वर्क करती है ना, सैंड, वहाँ पे रेत, विंड बेसिकली वर्क करती है, तो वो जियोमॉर्फिक एजेंट है। तो कैसा टेम्परेचर है, कैसा प्रेसिपिटेशन है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स के काम को, या फिर कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस को। ऑल दी स्ट्रेस फोर्स प्रोसेसेस जो करते हैं, क्या करते हैं? डीन्यूडेशन करते हैं। डीन्यूडेशन मतलब चीज़ों को तोड़ते हैं जनरली। वेदरिंग, और जो कि 3 तरीके से टूट सकती हैं चीज़ें। वेदरिंग हो सकता है, मास मूवमेंट हो सकता है, इरोजन हो सकता है। उनको सपोर्ट कौन करता है? ग्रेविटी, ग्रेडियंट, स्ट्रेसेस एंड डिफरेंट अलग चीज़ें, ठीक है। इतना समझ में आया अभी तक? ओके, देखते हैं। एक्सोजेनिक जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो वेरी करते हैं हमारे सरफेस रीजन टू रीजन, ठीक है। वन ऑफ द रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब जैसे मैंने वही बताया, अगेन वही वाली बात है, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जियोमॉर्फिक एजेंट भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क करेगा ना। तो वही वाली बात है। टाइप्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। वर्क जनरली ये जो हमारी जो प्रोसेस हैं स्लोली वर्क करती हैं, बट लॉन्ग रन में बहुत जो है बड़ा ही चेंज लेके आती हैं, ठीक है। तो हमने समझ में आया कि क्या समझ में आया कि जो जियोमॉर्फिक हमारा प्रोसेसेस है अब तक, तो उस पर जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कारण बदलाव आ रहा है, उसके लिए करने वाले तो जियोमॉर्फिक एजेंट है जो कर रहे हैं ना, विंड वाटर वगैरह, लेकिन उनको सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? तो ग्रेविटी, ग्रेडियंट, स्ट्रेसेस, क्लाइमेट वगैरह, रॉक कैसा है, इन सारी चीज़ें इनको मिलकर सपोर्ट एंड इम्पैक्ट करती हैं ना कि किस तरीके से होगा। और ये होते कितने टाइप के हैं? ये होते कितने टाइप के हैं? हमारी 3 टाइप से होता है ना। मास मूवमेंट हो सकता है, वेदरिंग हो सकती है, और हमारा इरोजन एंड डिपोजिशन ही कराते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? बेसिक समरी आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते रहना है ना। देखते हैं वेदरिंग। अब सबसे पहले हम वेदरिंग समझेंगे। वेदरिंग क्या मतलब है? जो एक्शन है वेदर के एंड क्लाइमेट की, अर्थ के ऊपर वो काम कर रहे हैं रेगुलरली, जो हमारे अर्थ के ऊपर है, वेदर के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? जो अर्थ का मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होगा, है ना। जैसे कि पानी पड़ रहा है ऊपर से, धूप आ रही है, विंड चल रही है, सब कुछ है ना, वेदरिंग। सो डिफाइन क्या है वेदरिंग को? वैसे कैसे डिवाइड करते हैं? जब रॉक का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब फिजिकल, जब वो टूटता है, या फिर केमिकली उसमें कोई ऐसा चेंज आ जाता है जिससे वो डिकम्पोज करना शुरू हो जाता है, तो बेसिकली उसको हम वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब वेदरिंग इट्स लाइक अ वेदर के एलिमेंट्स की वजह से जब चीज़ों का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको वेदरिंग कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मूवमेंट होगा ही होगा, चीज़ें इधर से उठ के इधर जाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वहीं की वहीं टूट भी सकती है ना। ये इन साइड टू या ऑन साइड प्रोसेस है, मतलब वहीं हो रहा है। जो वेदरिंग है उसको इम्पैक्ट कौन करता है? क्लाइमेट, है ना, टोपोग्राफी कैसी है, वेजिटेशन कैसे, से हमने बात करी। 3 टाइप की होती है। तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ड्यू टू वेदर या क्लाइमेट, मतलब वेदर एंड क्लाइमेट जैसा भी था उसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हुआ उस पत्थर पे, और उस पत्थर का क्या हो गया? वो पत्थर टूट गया, ठीक है। फिजिकल या मैकेनिकल का मतलब होता है ऐसा कोई फोर्स जो है वो अप्लाई हुआ ड्यू टू द वेदर एंड क्लाइमेट की वजह से, और वहाँ का जो फोर्स है, जो हमारी फोर्स है वो क्या क्या हो सकती है? तो फोर्स देयर इज अ ग्रेविटी हो सकती है, कोई एक्सपेंशन फोर्स हो सकती है, टेम्परेचर का बदलना, वाटर का फोर्स हो सकता है। तो इसकी वजह से जो है रॉक में फ्रैक्चर आ गया, ठीक है। तो इट्स लाइक अ मैकेनिकल, फिजिकल। एंड बायोलॉजिकल का मतलब है कोई भी ह्यूमन या फिर कोई, इट्स लाइक अ ग्रोथ, है ना, एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाना कोई वेदर क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि बिकॉज देखो हुआ क्या, ये हमारी रॉक थी, ठीक है, और भाई मतलब भाई सॉइल थी, आई कैन से रॉक, सॉइल, कुछ भी कह लो। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, तो जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं ना वो मतलब उनको सांस नहीं आता, बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो पानी में पानी की वजह से तो भर जाता है, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वो भी क्या करेंगे, जब इतने सारे कीड़े बाहर निकलेंगे एकदम से ना, जनरली बरसात के मौसम में आते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, जब बाहर निकलेंगे तो उनको प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो वो रॉक को तोड़ते हैं, रॉक में छेद करते हैं, तो वो भी एक है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मतलब समथिंग जो ह्यूमन लिविंग रिलेटेड हो, ठीक है। एंड केमिकल जो जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज आए, फिजिकल जो डायरेक्टली टूट रहा है, ठीक है। केमिकल में डिकम्पोज होता है रॉक, कंडीशंस क्या है इसके लिए? पानी, वाटर, कुछ भी
कर सकते हैं। यहाँ पे भी फोर्सेस, ग्रेविटी हो, कोई और फोर्स है, एक्सपेंशन फोर्सेस। देखो अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द वेदर ऐसा था कि जैसे कि अब जैसे हम डेजर्ट की बात करते हैं, डेजर्ट में क्या होता है कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो जो पत्थर है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जब भी गर्म चीज़ होती है वो एक्सपैंड करती है। रात में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो वो जो पत्थर है वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो लगातार एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रॉक के, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिजिकली वो पत्थर टूट जाएगा। तो यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ने पार्टिसिपेशन किया नहीं, यहाँ पे वो मैकेनिकली इस तरीके से टूट गया। तो इस तरीके से टूट जाना। तो समझ में आया वेदरिंग क्या है, ठीक है। वेदरिंग क्या है, 3 तरीके से वेदरिंग हो सकती है ना। ऑल 3 इकट्ठे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि भैया वही होगी, है ना। अब स्पेशल इफेक्ट्स क्या होता है वेदरिंग, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मैंने बताया टेम्परेचर कम होना, एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर बढ़ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, लेयर बाय लेयर जो है रॉक टूटता है। उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट, एक्सफ्लोइटेशन कुछ करके कहते हैं, एक्सफ्लोइटेशन। रिजल्ट क्या आता है, स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस। इसकी देखो फोटो देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बुक है ना, इसको साथ में लेके चलेंगे और इसकी फोटो देखेंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो जो जो मैप आ रहे हैं, जो भी फोटो, तो इनको देखना है बहुत अच्छे से। तो वो फोटो में बता रखा है कि भैया ये वेदरिंग का इम्पैक्ट होता है। तो वेदरिंग को पूरा रिवाइज करें। सो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का मतलब जो वेदर, जो क्लाइमेट एंड वेदर वाले फैक्टर्स हैं उसकी वजह से जब हमारा डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिन्यूटेशन होता है, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग हमारा इन साइटू प्रोसेस है ना, इसी जगह पे कोई मूवमेंट होना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे कोई इवन कोई एजेंट भी नहीं है, मतलब एजेंट है बट वैसे कोई एजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बट इसको सपोर्ट करते हैं ऑफकोर्स ग्रेविटी वगैरह, ठीक है। 3 टाइप की होती है, फिजिकल हो सकती है ना, हमारा बायोलॉजिकल हो सकती है, जब किसी ऑर्गेनिज्म ने तोड़ा फोड़ी करने की कोशिश करी हो, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट की फैक्टर्स की वजह से, तब तो रॉक डिसइंटीग्रेट हो। स्पेशल इफेक्ट क्या है कि इसमें जब रॉक होता है, जब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है, तो राउंड सर्फेसिस में वो टूटता है, तो उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं था, यही बात थी, हाँ बस यही बात थी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेसिकली देखो, सॉइल को फॉर्म करने में हेल्प कराती है। जब हमारा पत्थर टूटेगा तो सॉइल बनेगा। सपोर्ट करती है इरोजन एंड मास मूवमेंट को। सपोर्ट का मतलब है, देखो प्रायर कंडीशन नहीं है इरोजन के लिए, मास मूवमेंट के लिए, लेकिन अगर वेदरिंग हो जाती है, कोई बहुत बड़ा पत्थर था, देखो इसको हवा तो उठा के नहीं लेके जाएगी, तो इरोजन भी कैसे करेगी, है ना। और मास मूवमेंट भी इसका ऐसे प्लेन पर रखे रखे कैसे होगा। लेकिन अगर उस पर वेदरिंग थोड़ा बहुत हो गया और वो थोड़े 2-4 हिस्से में टूट गया, तो थोड़ा सा ये चीज़ होना ईजी हो जाता है, राइट। सपोर्ट करती है। फॉर्म द फॉरेस्ट भी फॉर्म होगी, जब सॉइल होगी तभी तो उस पर पेड़ वेड़ उगेंगे, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स, जो है हमारी पत्थर वत्थर टूटे हैं जब, तो हमारे ओर्स वगैरह हैं जो जिनमें मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, वो बता रहा है कि जैसे कोई पत्थर था, अब पत्थर पे वेदरिंग हुई, ठीक है। वेदरिंग हुई तो छोटे छोटे में टूटा वो, है ना। जो रिमेनिंग हो गया उसकी ज़्यादा वैल्यू रहती है। एंड सम, क्योंकि हो सकता है कुछ अंडरग्राउंड भी पेनिट्रेट कर जाए, तो बस वही बता रखा है, जमा हो जाए नीचे, तो इट कैन ऑल्सो हैपन। चलो गाइस, मास मूवमेंट की बात करते हैं। मास मूवमेंट दूसरा तरीका डिनोटेशन करने का, ठीक है। एक्सोजेनिक प्रोसेस में मूवमेंट, एज मास मूवमेंट का मतलब है जो मास, मतलब वो बहुत बड़ा सा जो किसकी क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगी, ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक, बहुत बड़ी कोई चीज़ है वो मूवमेंट होगी डाउन द स्लोप, है ना, नीचे की तरफ। स्लो टू रैपिड, ये हमारी स्लो हो सकती है, धीरे भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। रैपिड मतलब एकदम से झटके, पलक झुकाओ। क्रीप, स्लो, फ्लो, स्लाइड, फॉल, इस तरह से इसके वो है। क्रीप का मतलब थोड़ा रेंग के चलना, मतलब बहुत धीरे। फ्लो का मतलब थोड़ा सा तेज। स्लाइड का मतलब एकदम से सर, है ना, स्लाइड जैसे होती है ना। एंड फॉल का मतलब है एकदम से गिर जाना, झटके से गिर जाना, ठीक है। अब देखो वेदरिंग जो है इसके लिए नेसेसरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बात बताया, लेकिन मास मूवमेंट के लिए वो इट कैन एड, उसको हेल्प कर सकती है ना। जब वेदर्ड रॉक होता है, जब कोई वेदर्ड रॉक है, तो उसकी मास मूवमेंट ईजी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो नेसेसरी प्री कंडीशन नहीं है, लेकिन है इट डू हेल्प, ठीक है, हेल्प करती है। ओनली ग्रेविटी हेल्प एंड नो एजेंट, तो इसमें बेसिकली जो हमारा एजेंट होता है, जैसे कि हर एक इसको कराने के लिए हर एक एजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट। तो यहाँ पे ऐसा कोई एजेंट नहीं होता, मेन ग्रेविटी ही वर्क करती है, ठीक है। शिफ्ट मटेरियल फ्रॉम, यहाँ पे जो है मटेरियल की मूवमेंट होती है, शिफ्ट होता है वो, है ना। मटेरियल जो है बेसिकली देखो, मटेरियल पे 2 चीज़ें काम कर रही हैं, ग्रेविटी काम कर रही है और एक रेजिस्टेंस फोर्स भी काम कर रही होती है। मतलब वो हर एक मटेरियल में एक रेजिस्टेंस फोर्स होती है। इसका मतलब है समथिंग जो अपनी जगह है वो अपनी जगह ही रहना चाहता है, ठीक है। अब जब क्या हो जाती है जनरली, जैसे कि मास मूवमेंट अकर कब करेगी, जब हमारी जनरली होती कब है जब हमारी थिन सॉइल थिन हो, बिकॉज वो पकड़ नहीं पा रही उस सामान को, कोई फॉल्ट दरार आ जाए, स्टीप, है ना, बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो खड़ी, वेजिटेशन कम हो, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो फेवर करते हैं। मतलब ऐसी जगहों पे मास मूवमेंट ज़्यादा फेवर होती है। जनरली ग्रेविटी ही है, जैसे कि पहाड़ है, अब पहाड़ है, यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन थी तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को उसने समा रखा था, लेकिन अब ये रही नहीं नीचे, कोई वो ही नहीं है, जड़ ही नहीं है, तो वो क्या होगा, ग्रेविटी तो कंटिन्यूसली वर्क कर ही रही है, तो वो गिर जाएगा, बस मास मूवमेंट हो गई। तो इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। कंडीशंस जो फेवरेबल है वही हमारी कि मास मूवमेंट हो,
तो अगर आप सपोर्ट नीचे से हटा लो, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो ना ऊंचाई से, ओवरलोड हो जाए चीज़ें, अकरेंस अर्थक्वेक आ जाता है, तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी उसमें क्या हो जाती है, अंदर से टूटना शुरू हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं ना। हैवी वाटर ड्रॉ डाउन, मतलब नीचे की तरफ पानी बहुत ज़्यादा बह बह के आ रहा है, तो पानी से भी क्या होगा, वो चीज़ वैसी हो जाएगी है ना, चिकनी हो जाती है बेसिकली है ना, ईजी होता है उसके लिए रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। 3 टाइप से हो सकते हैं, हीव, स्लाइड, फ्लो। स्लाइड इज़ अ मूवमेंट होना रैपिड, स्लाइड इज़ धीरे से करना, हीव इज़ लाइक खींचना या फेंकना, इसको बेसिकली हम हीव कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लैंडस्लाइड की, तो इट इज़ अ रैपिड मूवमेंट है ना, इट इज़ अ रैपिड मूवमेंट, धीरे से नहीं सरक रहे हैं, बट वैसे रैपिड है ये, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल्स होता है वो ड्राई होता है। शेप एंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ, जो मटेरियल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। नाउ बेसिस, इसके भी बेसिस हैं, स्लम्प होता है, रैपिड, बैकवर्ड, रॉक स्लाइड, ये अलग अलग टाइप की है, ठीक है, लैंडस्लाइड जो होती है, ठीक है। तो स्लम्प इज़ लाइक अ, जब हमारी जो हमारी लैंडस्लाइड हो वो पीछे से हो, यहाँ से है ना, यहाँ का हिस्सा जो है उस पर पहले वो मूव करे, ठीक है, इधर का हिस्सा मूव करे, तो उसको हम स्लम्प कहते हैं ना। तो बैकवर्ड पीछे से गिरा है, मतलब ये वाला हिस्सा, इस पर नहीं हुई वेदरिंग, इस पर हुई है वेदरिंग, ठीक है, सॉरी वेदरिंग है वास्ट मूवमेंट, ठीक है। और रैपिड बैकवर्ड का मतलब होता है जब हमारी सिर्फ आगे वाली जो है, जैसे कि उस पर हमारी डेब्री स्लाइड कर जाए, ठीक है। रॉक स्लाइड इज़ लाइक एक इंडिविजुअल रॉक है जो स्लाइड कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और डिस्ट्रक्टिव भी बहुत होता है, सिंपल सी चीज़ है ना, देखा होगा कि पहाड़ों पे से खिसकता हो, एक पहाड़ बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखिए, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड, और आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है हिमालयस वाले रीजन में, ठीक है। क्यों? बिकॉज हिमालयस की रीजन्स दे रहे हैं, हिमालयस की क्यों, बिकॉज एक तो टेक्टोनिकली प्लेट एक्टिव है यहाँ पे, जो यूरोशियन प्लेट है, यूरोशियन प्लेट है एज वेल एज जो हमारा इंडियन प्लेट है, उनका क्या कर रहा है, अभी कोलाइड कर रहे हैं आपस में, है ना। तो टेक्टोनिकली वो ज़्यादा क्या है, मतलब दैट इज़ फोकस्ड है। मेड अप सेडिमेंट्री एंड अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, तो किसके बनी होती हैं हमारी, सेडिमेंट्री एंड अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स की बनी रहती है, किसकी बनी होती है, सेडिमेंट्री एंड अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स की ये बनी रहती हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ, ठीक है। और स्लोप जो होते हैं, स्लोप्स बिकॉज ये बना ही ऐसी का है, ठीक है, स्लोप जो है बहुत ज़्यादा स्टीप पे बहुत ज़्यादा खड़े हैं, और जो हमारा रॉक्स जो हमारी ये है दैट इज़ वो भी अनकंसोलिडेटेड टेक्टोनिकली मूवमेंट होती रहती है, तो इन कारणों की वजह से वेस्टर्न घाट पे भी काफ़ी आते हैं। देखो वो टेक्टोनिकली तो स्टेबल है, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है, बने हुए हार्ड रॉक के, लेकिन लैंडस्लाइड फिर भी क्यों नहीं, बिकॉज स्लोप ऑफकोर्स स्टीपर है, यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट में भी ऊंचाइयाँ हैं, एंड वर्टिकल क्लिफ्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खड़े हैं, ऐसे भी नहीं है, जैसे हिमालयस एटलीस्ट ऐसे हैं, वो बिल्कुल ही ऐसे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वर्टिकल क्लिप्स हैं उनकी बिल्कुल ही सीधी सीधी। मैकेनिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे ड्यू टू द हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है ना, हैवी रेनफॉल। मैकेनिकल हमने देखा था ना कि फिजिकली जो चीज़ों को तोड़ेगा, वेदरिंग इज़ व्हाट इज़ अ वेदर की ऐसी चीज़ है जो फिजिकली तोड़ रहा है, बिल्कुल हमें दिख रहा है, तो रेन आएगी, बारिश ज़्यादा आएगी, तो इस वजह से भी वहाँ पे होती है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ थी क्यों हो रही है हिमालयाज़ में, क्यों हो रही है वेस्टर्न घाट में, हमें पता होना चाहिए, है ना। एंड व्हाट इज़ अपना मास मूवमेंट क्या है भी हमें पता होना चाहिए, किन किन टाइप की भी हमें पता होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ें हैं, इसको पॉज करके लिख लेना। ना इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन जो है, इरोजन का मतलब क्या है, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन करना रॉक डेब्रीज का, मतलब सबसे पहले तो उनको एक्वायर करो, एक्वायर मतलब उनको अपने साथ लो, ठीक है, फिर वो उनको ट्रांसपोर्ट करो। तो सबसे पहले वेदरिंग हुई या फिर कुछ और हुआ, ये टूट गया, तो एजेंट इस पर वर्क करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इरोजन करेंगे और ज़्यादा तोड़ेंगे, एज वेल एज उनको कैरी करेंगे, और कैरी करेंगे तो कहीं जाकर डिपोजिट भी करेंगे, ठीक है। और जब इनको कैरी करेंगे तो ये क्या करेंगे, एब्रेशन करेंगे। एब्रेशन का मतलब है जब रब करेंगे, एक दूसरे में रब होंगे तो क्या होगा, इनका इरोजन और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा वो छोटे छोटे कणों में टूटेंगे, ठीक है। अब एजेंट्स कौन होते हैं, जो इनको करने के लिए एजेंट्स चाहिए होते हैं, तो वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ये सब कुछ है ना। इरोजन बेसिकली रिलीफ को डिग्रेड करता है, एंड वेदरिंग जो है इसके लिए प्री कंडीशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। हो जाए तो अच्छा है, मतलब वो हेल्पफुल है, ठीक है। इरोजन जो है वो चेंज करता है, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिन्यूस, है ना, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस लाता है, लेकिन धीरे धीरे लाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है, ठीक है। एनर्जी हेल्प इन इरोजन, जो एनर्जी जो कि इरोजन में हेल्प करती है वो है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब मूवमेंट से एनर्जी आ रही है ना, जितना ज़्यादा वो मूव करेगा उतना ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी, राइट। डिपोजिशन इज रिजल्ट ऑफ इरोजन, है ना, कभी किसी चीज़ को तोड़ेंगे अपने साथ लेंगे तो कहीं ना कहीं उसको सेटल भी करना पड़ेगा, तो डिपोजिशन कैसे, इरोजनल जो एजेंट्स हैं आफ्टर सम टाइम जब उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी, स्लोप्स जेंटल हो जाएंगी, तो मटीरियल्स को कहीं ना कहीं वो सेटल करेंगे, जो भी उसने कैरेट किया था, मोटे को पहले कर देंगे, जो पतला है उसको ऑफकोर्स लेटर कर देंगे, बेसिक चीज़ है तो, है ना। एंड ये डिप्रेशंस को जनरली डिप्रेशंस में जाके करते हैं ना, जैसे कि अभी कुछ सरफेस था, यहाँ पे हवाई चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है टकराने के लिए गड्ढे से, तो गड्ढे में जाके जल्दी ये इजीली हवाएं जो है रुक जाती हैं और बैठ जाके उस चीज़ को वहीं डिपोजिट कर देती है, कब तक ही लेके जाएंगी ना, ऑफकोर्स। इरोशनल एजेंट्स एंड डिपोजिशनल एजेंट्स जो है जनरली वो सेम होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की,
तो सॉइल आपको पता है डायनेमिक मीडियम है, मतलब वो भी चेंज होता रहता है सीजन्स के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स भी हमने पढ़ी है। केमिकल, फिजिकल एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें होती रहती हैं। सॉइल एक रिजल्ट है डिके का, मतलब जब चीज़ें सड़ी हैं, गली हैं, तो जाके हमारी सॉइल बनी है, ठीक है। तो मीडियम है ग्रोथ के लिए, है ना, इसमें सारे प्लांट्स वगैरह भी ग्रो करते हैं। प्रोसेस अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन का, तो देखो पहले वेदरिंग होती है। वेदरिंग होती है मतलब एक बहुत बड़ा रॉक है, वो छोटे छोटे पत्थरों में टूटता है। उसके जो बैक्टीरिया है, जो इन्फीरियर प्लांट्स हैं, मूसेस, लाइकन्स, वो इस पे आते हैं सबसे पहले, है ना, पत्थरों पे आते हैं, अपना घर वर बसाना शुरू करते हैं। तो देखो यहीं से क्वेश्चन बना था वो मूसेस लाइकन वाला, ठीक है। तो उसके बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको और ज़्यादा भी क्या करते हैं, डिके वगैरह करते हैं इसका, ठीक है। और क्या करते हैं, थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, वो ह्यूमस को ऐड करते हैं। माइनर सबसे पहले ग्रासेस वगैरह उगते हैं, उसके बाद हमारे क्या होते हैं, ग्रासेस एंड फंड्स, उसके बाद हमारी ट्रीज जो है वो उग जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारे सॉइल फॉर्मेशन का, ठीक है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हमारा वेदरिंग होगा। वेदरिंग होगा तो बैक्टीरिया हुए, थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, और जो छोटे मोटे जो मूस एंड हमारी दैट इज़ लाइकन्स है, वो सबसे पहले स्पीशीज़ है वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आएंगी, छोटे छोटे एनिमल्स आएंगे, वो सॉइल को फॉर्म करेंगे, उसमें ह्यूमस वगैरह ऐड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, है ना। एंड उसके बाद क्या होगा, हमारे यहाँ पे फर्न्स, ग्रासेस ऐड होंगी, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। ट्रीज़ जो हैं उनके जो रूट्स हैं वो होल्ड कर पाएंगे सॉइल को, है ना। ट्रीज़ के जो रूट्स हैं जनरली वो होल्ड करते हैं सॉइल को, और उसकी वजह से सॉइल के पास एक कैपेसिटी आती है कि वो रिटेन कर सके वाटर को। तो और तभी हमारी जो सॉइल है वो मेच्योर सॉइल बनती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मिनरल, एंड हमारी इसमें होते क्या है, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कुछ मैटर्स होते हैं। सॉइल की फॉर्मिंग फैक्टर्स बेसिकली हमारे छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, तो वही है, बेसिक चीज़ें कुछ खास नहीं है। जैसे कि पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल कैसा होगा, ये पैसिव है। पैसिव का मतलब इसका खास इंपैक्ट तो नहीं है, बट हाँ देखो पेरेंट मटेरियल का मतलब है जैसी हमारा नीचे की सॉइल होगी, तो वैसे ही बेसिकली हमारा क्या होगी, हमारी ऊपर की सॉइल होगी, है ना, जिससे मिलके बनी है। इन साइटू एक्साइटू ट्रांसपोर्ट भी की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब है स्ट्रक्चर, मतलब वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, सनलाइट, ड्रेनेज, है ना, स्टीप खड़ाई कैसी है। ज़्यादा खड़ाई होती है, जो ज़्यादा खड़े खड़े होते हैं तो वहाँ पे ना, जो हमारे दैट इज़ माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ पे सॉइल कैसी होती है, थिन होती है ना। प्लेन्स पे आपको थिक मिलेगी, बिकॉज कहीं गिर नहीं सकती ना, ग्रेविटी नहीं काम कर रही है वहाँ पे। यहाँ पे तो जब भी गिर जाएगी, राइट। और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ कोर्स एक्टिव रहती हैं, जैसे कि एलिमेंट्स, मॉइस्चर, इवोपरेशन, है ना, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंस, ड्यूरेशन कैसी है। तो जो रेन है वो नॉर्मली, ठीक है, मटेरियल्स जो है वो कैरी डाउन करती है, इल्यूमिनेशन जिसको हम कहते हैं, और जब वो डिपोजिट हो जाते हैं तो रेन कितनी फ्रीक्वेंट है, तो उससे मतलब हमने टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा ही है, तो ये सारी चीज़ भी करती हैं। अब इसमें 2-3 टर्म है, इल्यूमिनेशन और इल्यूमिशन। तो देखो जब हमारा जैसे कि सॉइल है, सॉइल में कुछ मटेरियल्स हैं, तो वो सॉइल के मटेरियल्स अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं अंडरग्राउंड, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को इल्यूविएशन, ठीक है। और जब वो नीचे जाके कहीं डिपोजिट हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे इल्यूविएशन, ठीक है। इलू और इलू, इल्यू और इलू, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है। और बाकी टेम्परेचर भी करता है, ठीक है। जैसे कि ड्राइनेस ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो प्रेसिपिटेशन कम रहेगी, है ना। तो ज़्यादा क्या रहेगा वहाँ पे, इवोपरेशन ज़्यादा रहेगी, प्रेसिपिटेशन कम रहेगा, तो लीव सॉल्ट्स ज़्यादा रहेंगे, है ना। उसको हम कहते हैं हार्ड पेन्स बनेंगे, मतलब फिर उस जो सॉइल है, उस सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा रहेगा ना, बिकॉज वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन कम है, ठीक है। बाकी अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो इम्पैक्ट ये भी केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे ये भी इम्पैक्ट करता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती है ना, ह्यूमस ज़्यादा क्रिएट होता है, बेसिक चीज़ें। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वहाँ पे जो डेड है, जो कि ह्यूमस को ऐड कर रहा है, जो कि डिकम्पोज हो रही हैं जो चीज़ें, एंड उसकी इंटेंसिटी कैसी है वो भी डिफरेंट होती है ना। कोल्ड में ऑफकोर्स डिकम्पोजिशन जैसी एक्टिविटीज़ कम होती है, एंड हॉट में ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल के वहाँ पे सॉइल फॉर्म होगी ईजिली, और इस वजह से प्लांट ज़्यादा है ना, और पोलर्स पे नहीं है, तो वही वाली चीज़ है सेम। स्लो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, पीट डेवलप होते हैं, ये भी हमने पढ़े हैं। सब आर्कटिक एंड टुंड्रा रीजन्स में आपको इसलिए पीट ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वहाँ पे डिकम्पोजिशन धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे धीरे, है ना। दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल एंड इक्वेटर वगैरह आप देखोगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन बहुत इंटेंस रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज वहाँ पे ऑफकोर्स बैक्टीरिया जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगा, बिकॉज उतना ही टेम्परेचर चाहिए। डेड ऑर्गेनिज्म को रैपिडली वो ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, जल्दी से ह्यूमस क्रिएट कर पाएंगे। तो बैक्टीरियन ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रो फिक्सेशन भी करते हैं, तो हमने देख ही रखा है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा बैक्टीरिया और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें, छोटे मोटे अर्थवॉर्म जैसे कीड़े होंगे, तो उतना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन ईजिली हो जाएगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। टाइम की बात करूँ तो लेंथ ऑफ टाइम एंड सॉइल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो कितने लंबे समय तक वो सॉइल फॉर्म हो रही है। देखो अगर डिटरमाइन करती है कि मैच्योर रहेगी सॉइल, या प्रोफाइल कैसी रहेगी हमारी, ठीक है। यंग है, अगर बहुत ज़्यादा यंग है तो लेस या फिर नो हॉरिजन्स हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लियरली इस तरीके से
हॉरिजन्स ना बने हो। अगर ओल्ड है तो अच्छी तरीके से डेवलप्ड होते हैं हॉरिजन्स। हॉरिजन्स पढ़े भी हैं छोटी क्लास में कि सबसे ऊपर सॉइल होती है, फिर सब सॉइल होती है, फिर हमारे वेदर्ड रॉक आते हैं, फिर हमारे पेरेंट रॉक आते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट।